गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपका जो चैप्टर अभी चल रहा है, थर्ड चैप्टर लेक्चर, उसका 5 नंबर लेक्चर है उसका। पिछले लेक्चर में हमने जो प्रश्नावली थी आपकी 3.2, उसके 2 क्वेश्चन किए थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है, इस प्रकार है। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार है। प्रश्न है, एक कक्षा है, उसके 15 विद्यार्थियों का वजन, भार है, वो दिया आपको किस में, केजी के अंदर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, माध्यक और बहुलक। तो पहले मैं क्या लिख देता हूँ, उन 15 विद्यार्थियों का भार है वो लिख देता हूँ। तो देखना 15 विद्यार्थियों का भार, पंद्रह विद्यार्थियों के भार है वो इस प्रकार देखना, 38, 42, 35, 38, 42, 35, 37, फिर है 45, 50 और 32, 45, 50 और 32। आगे है 43, 43 और 40, 43, 43 और 40। फिर है 36, 38, 43, 36, 38, 43। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा सभी को, 36, 38 और 43, 36, 38, 43। फिर दिया 38 और 47, 38 और 47। ये है 15 खिलाड़ियों का भार दिया है केजी के अंदर। ठीक है, पहली बात हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमें निकालना है बहुलक। हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो देखना बहुलक होता क्या है, आप सभी जानते हो, जो संख्या यानी कि जो प्रेक्षण सबसे ज़्यादा बार आता है वो क्या होता है, बहुलक। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ है, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ता हुआ क्रम या फिर जिसे कहते हैं आरोही क्रम, तो मैं आरोही लिख देता हूँ यहाँ पर, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होगा देखना, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या आप देख सकते हो, ये है 32। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, 32। 32 के बाद क्या आएगा यहाँ पर देखना, 32 के बाद है उससे बड़ी, 32 के बाद 35, 35 के बाद है 36। एक ही बार है, जो जितनी बार उतनी बार लिखोगे। 36 देख सकते हो, एक बार है तो एक बार लिखा। 36 के बाद क्या है, 37, एक बार है। 37 के बाद में 38 कितनी बार है, 1, 2 और 3 बार है। तो 38 को कितनी बार लिखूंगा, 3 बार। 38, 38 और 38। 38 के बाद आपका 40, 40 के बाद में 42, 43 देखो कितनी बार है, 1, 2 और 3 बार। तो 43 कितनी बार लिखूंगा, 3 बार। 43 के बाद अगली संख्या क्या दी हुई है यहाँ पर, 45, 45 के बाद है 47 और फिर है 50। तो पहले काउंट कर लीजिए, क्या जितनी संख्या यहाँ पर थी क्या उतनी संख्या यहाँ पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। टोटल कितनी संख्या है, 15। तो नीचे भी 15 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ऊपर 15 मान है टोटल, नीचे भी 15 है, सभी बराबर है। अब हम बहुलक लिखेंगे।
जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो बहुलक होता है। तो देखो देख के पता चलता है 38 है 3 बार और एक है 43 भी है 3 बार। तो आप कहोगे सर ये तो बराबर हो गई दोनों संख्याएं, ज़्यादा तो कोई है ही नहीं, लेकिन यही मान है। 38 कितनी बार है 3 बार और 43 कितनी बार 3 बार। तो जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार आती है ना वो होता है बहुलक। तो यहाँ पर 38 और 43 क्या है, दोनों बहुलक हैं इसके। 38 और 43 दोनों इसके बहुलक है। दूसरा क्या निकालना है हमें, माध्यक। माध्यक आप देख के बता सकते हो माध्यक क्या होता है। पहले ये देखो क्या ये मान विषम संख्याएं में है या फिर सम संख्याओं के अंदर है। टोटल कितने आंकड़े, ये कितने मान है 15। 15 का मतलब विषम संख्याएं। विषम संख्याएं का मतलब अगर मैं एक संख्या पीछे से और एक संख्या आगे से कट करता हूं तो मेरे पास अंत में एक ही मान बचेगा, वो क्या होगा, उसका माध्यक होगा। तो आपको डायरेक्ट ऐसे कट करके दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ मान के चलना है कि मैंने कट किया। जैसे मैंने 50 यहाँ से हटाया, यहाँ से 32 हटा दिया, यहाँ से 47 हटाया, यहाँ से 35, फिर 45, फिर 36, फिर 43, फिर 37, फिर 43, फिर 38, फिर 43, फिर 38, फिर 42 और 30, लास्ट में क्या बचेगा 40 बचेगा मेरे पास। वैसे भी देख सकते हो 40 के इस तरफ कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 40 की तरफ कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि जितनी आपको जो संख्या मिलती है 15 संख्याएं थी, तो 15 का एकदम आधा आधा कर लीजिए। 15 का आधा क्या होगा, 7 और 7 14, बीच में बचेगा 1 और वो क्या है यहाँ पर 40 है। तो इसका माध्य क्या होगा 40 होगा। अब इसमें एक पार्ट और पूछा आपको, एक और पूछा इसमें, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। आपको प्रश्न पूछे क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। तो आप देख सकते हो बहुलक कितने थे 2, तो मैं कहूँगा यस सर इसके एक से अधिक बहुलक है। तो मैं हाँ यहाँ पर लिखेंगे हाँ इसके एक से अधिक बहुलक है। इसके एक से अधिक बहुलक है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ये था प्रश्न नंबर 3। काफ़ी सरल सा प्रश्न है, आपको आ गया होगा समझ में। देखिए प्रश्न कितना सरल है। आपको क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक क्या होता है, आरोही क्रम में पहले इनको रख दो, फिर जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो बहुलक होता है। तो यहाँ पर दो संख्याएं 38 और 43 दोनों 3-3 बार आई, यानी कि बराबर है, तो ये दोनों संख्याएं इसका बहुलक होगी। माध्यक पूछा है, अगर संख्याएं विषम होती है ना तब तो कुछ करना ही नहीं, आधी संख्या इस तरफ आधी संख्या इस तरफ, बीच में जो संख्या बच जाएगी वो क्या होगा माध्यक। अगर सम संख्याएं होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आधी इस तरफ आधी इस तरफ, बीच में बचेगी 2 संख्याएं, बीच में 2 संख्याएं बचेगी, उन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, उत्तर आ जाएगा आपका। ये होता है आपका बहुलक और माध्य ज्ञात करना। तो पिछले प्रश्नावली में हमने क्या पढ़ा था, परिसर और इस माध्य, यहाँ पर बहुलक और माध्यक, 4 चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े क्या है, 13 16 12 14, 13 16 12 फिर 14, 19 12 14, 19 12 14 13 और 14, ये आंकड़े आपके। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बहुलक और माध्य निकालना है, तो हमें इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आरोही क्रम, इनको आरोही क्रम में लिखिए। सबसे छोटी संख्या क्या है 12, कितनी बार है 2 बार, 1 और 1 2। फिर 13 कितनी बार है 2 बार,
एक ये और एक ये। 14 कितनी बार है? 1 2 और 3 बार। 14 के बाद क्या है? 16 कितनी बार है? एक ही बार। और 16 के बाद 19। तो ये थे हमारे आंकड़े जो प्रेक्षण थे, हमने इनको क्या किया? आरोही क्रम में लिखा। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? बहुलक। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, क्या आई है? 12 2 बार है, 13 2 बार है, और 14 कितनी बार है? 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार क्या है? 14। तो ये क्या है? इसका बहुलक। दूसरा पूछा माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य, पहले आंकड़े देखो किसमें है, सम या विषम? 3 3 6 और 3 9। 9 संख्या यानी कि विषम है। करना कुछ नहीं है, 9 का आधा कर दो। वैसे तो 9 का आधा होगा नहीं, 9 का आधा कैसे करना देखना। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 + 4 + 1 यानी कि 4 4 8 और 1 9। इस 1 को हटा दो और 4 और 4 यानी कि इस तरफ 4 संख्याएं रख लो और इस तरफ 4 संख्याएं रख लो, बीच में जो बचेगी वो उत्तर है। तो यहाँ से 4 संख्याएं ये बच गई, यहाँ से 4 संख्या ये बच गई। माध्य क्या होगा? 14। बीच में क्या बचा? 14। ये इसका माध्यक है। ये सब ये लाइनें वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बताने के लिए किया मैंने। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 इतना सा प्रश्न है। क्या है? आंकड़े दिए, आरोही क्रम में लिखा। माध्यक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है वो माध्यक। बहुलक क्या होता है? एक संख्या इस तरफ से काटो, एक संख्या इस तरफ से काटो, बीच में बचेगी एक संख्या, वो माध्यक। अगर विषम आंकड़े हो, अगर आंकड़े सम होती हैं तो बीच में बचती हैं 2 संख्याएं, उन दोनों का योग बटा में 2, वो होता है माध्यक। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। काफी सरल से प्रश्न है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? सत्य है असत्य बताना आपको। करवा देता हूं मैं ये क्वेश्चन आपको, सत्य असत्य आप लिख लेना। पहला दिया आपको प्रश्न नंबर 5, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। सदैव एक संख्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। फिर अगला पार्ट है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। और लास्ट है
आंकड़ों छः 4 3 8 9 6 4 3 8 9 12 13 9 12 13 9 का माध्य 9 है। अब देखना कैसे करना है ये। सत्य से होता है ना। पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। यानी कि हम जो बहुलक निकालते हैं, जो आंकड़े में दिए होता है ना, उसी में से एक संख्या क्या होती है? बहुलक होती है। ये कथन क्या है? सत्य है। क्यों? मैं आपको उत्तर बताता हूँ इसका। क्यों? देखना, इधर आपको कुछ आंकड़े दिए, इसी क्वेश्चन में से आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर देखना आंकड़े हैं 6 4 3 8 9 12 13 और 9। अब आप देख के बताओ इनमें से बहुलक कौन सा है? बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बाकी सभी संख्याएं एक एक बार है, लेकिन 9 है ना, 9 ये कितनी बार है? 2 बार आया है, एक ये और एक ये। 9 कितनी बार है? 2 बार। तो इसका बहुलक क्या होगा? 9 होगा। बहुलक यानी कि 9 है, इसका मतलब ये क्या है? इसी आंकड़ों में से आया है। बहुलक क्या है? उन्हीं आंकड़ों में से आता है, कभी भी ध्यान रखना। तो ये कथन क्या है? सत्य है। दूसरा कथन क्या है? माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। आपको पूछा है माध्य क्या दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तो देखना, इसका कथन होगा असत्य। क्यों? क्योंकि अगर आपको जो आंकड़े दी ना माध्य, उसमें से नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये कुछ आंकड़े थे जिनका मैंने योग किया। माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या। 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो 5 का भाग, इनका योग कीजिए। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 बट्टे 5 कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये आपको सही जा रहा है। क्यों? कि क्या है? इन आंकड़ों में से ही आया है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं, अगर यहाँ पर मैं 3 हटा दूं, चार का भाग दूं, फिर क्या आएगा? देखना। अब इन संख्याओं का योग करो। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, कितना आया? 12। 12 में 4 का भाग दूंगा, कितना उत्तर आएगा? 3। और 3 क्या है? इन आंकड़ों के अंदर है ही नहीं। तो माध्य क्या है? आंकड़ों में भी हो सकता है और आंकड़ों के बाहर भी हो सकता है। तो ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, अगला देखिए। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। अब क्या है? माध्यक, ये माध्य और ये माध्यक दोनों अलग अलग है। माध्यक क्या होता है? संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो, जो संख्या सबसे बीच में होती है वो माध्यक होता है। तो हम संख्याएं कहाँ से देखते हैं? जो आंकड़े हैं उन्हीं तो आरोही क्रम में लिखते हैं हम, तो उन्हीं से तो माध्यक निकलता है। तो ये कथन क्या होगा? सत्य है। लास्ट है, आंकड़े दिए कुछ आपको, इसका पूछा है, इसका क्या, इसका माध्य 9 है या नहीं है? सत्य है या असत्य, ये बताओ। तो हम इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य क्या होता है? इन सभी संख्याओं का योग। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, कितनी संख्याएं हैं टोटल? 3 3 6 और 2 8। योग कर दीजिए। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 और 10 40, 50, 50 55, 55 और 5 60, 60 और 4 64। कहाँ तक जाएगा? 8 तक। 8, 64 में 8 का भाग दोगे, उत्तर क्या आएगा? 8 आएगा। तो माध्य क्या होगा? इसका माध्य 8 होगा एक, लेकिन यहाँ पर माध्य क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। तो ये क्या होगा? असत्य होगा।
योग करना आता है सभी को, कर सकते हो। 6 और 4 10, 10 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 5 55, 55 और 5 60, 60 और 4 64 बटे 8, 64 में 8 का भाग दोगे 8 आएगा। माध्य आना चाहिए 8, लेकिन दे रखा है 9, तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 5, सत्य और असत्य। नोट कर सकते हो आप इसे भी। काफी सरल से प्रश्न है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.3। अब हम आगे चलेंगे प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 देखना क्या है। प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने से पहले एक टॉपिक आएगा, वो आपको पढ़ना है दंड आलेख। दंड आलेख ये आपको पढ़ना है। क्या होता है दंड आलेख? अब यहाँ पर आपको जो आंकड़े हैं ना वो सारणी के अंदर मिलेंगे। आंकड़े आपको सारणी के अंदर मिलेंगे, उसका आपको ग्राफ बनाना है। दूसरा तरीका भी हो सकता है, ग्राफ का आपको दिया होगा उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो दोनों में से आपको कोई भी तरीका मिल सकता है। ये होता है दंड आलेख। बनाना कैसे है आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाता हूँ। एग्जाम्पल दिया जैसे प्रश्न है, जैसे एक उदाहरण है, 6ठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया ताकि यह निर्णय निकाला जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। देखना, 6ठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थी हैं, उनसे आप पूछा गया है कि आपका फेवरेट रंग बताइए, कलर आपका फेवरेट बताइए कौन सा है, ताकि जो आपकी स्कूल की बिल्डिंग है उसे उसी कलर से पेंट कर सके। और आंकड़े हैं वो यहाँ पर सारणी में दिए। सारणी में देखना क्या है, एक तरफ दिया आपको मनपसंद रंग कि कौन कौन से रंग है, किस किस की विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने सिलेक्ट किया। फिर दिया विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। रंग है, पहला है लाल हरा नीला पीला, लाल हरा नीला और पीला। एक और है नारंगी, नारंगी, ठीक है। लाल रंग को 43 विद्यार्थी, इसको 19 विद्यार्थी, 55, 49 और 34। प्रश्न था इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए और फिर उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछे, वो आपको बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ, दंड आलेख का मतलब ये नहीं ग्राफ के अंदर निरूपित करना कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन चीज़ों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इस दंड आलेख का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है ना, वहाँ पर जो डाटा इकट्ठा करते हैं ना, वो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस डाटा को बताने के लिए कि आपका जो आज का सेल्स है ये इतना हुआ है, महीने का सेल्स इतना था, इस साल का पूरा सेल्स इतना, आपकी कमाई इतनी थी, आप इतने लॉस में जा रहे हो, इतने जो आपके पीपल्स है, इतने लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया, इतनी आपकी कस्टमर वैल्यू है। ये सब चीज़ें क्या उन आंकड़ों से दर्शाया जाता है। और वो क्या होता है, बार ग्राफ, जैसे इंग्लिश में बार ग्राफ करते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दंड आलेख द्वारा दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए,
ग्राफ पेपर होना की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नोटबुक भी बना सकते हो, लेकिन जब याद रखना ग्राफ कैसे बनाना है। सबसे पहले 2 लाइनें आपको ऐसे डालनी है, स्केल्स का यूज करना, 1 और 1 2, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइनें आपस में जहाँ पर मिलती है ना वो हमेशा 0 होता है। जैसे ये लाइनें यहाँ पर मिल रही है तो ये पॉइंट क्या होगा 0, और इस रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। और इस रेखा को कहते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। ये याद रखना है, ये कभी भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं होती इस टाइप के ग्राफ के अंदर, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो ध्यान रखना है, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ठीक है। लेकिन दंड आरेख में इनकी जरूरत ना के बराबर होती है, तो इसे हम लिखते नहीं हैं, इसे हम लिखते ही नहीं हैं। ये ग्राफ कब आएंगे, आगे आने वाली क्लासेस में आपके आएंगे प्रॉपर। अब देखना 2 चीज़ें हमारे पास, एक तो है रंग, मनपसंद रंग, मनपसंद रंग। तो एक हम क्या कर सकते हैं, रंग को इधर लिख सकते हैं या फिर इधर लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो विद्यार्थियों की संख्या है उन्हें इधर लिख सकते हैं या फिर इधर लिख सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ हमें करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्थिर है, जो आप चेंज नहीं कर सकते, वो चीज़ कहाँ लिखते हैं, नीचे वाली लाइन पर लिखते हैं। जो चीज़ स्थिर है, जिसे आप हिला नहीं सकते, यानी कि जिसे चेंज नहीं कर सकते, वो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। और जो चीज़ आप क्या है उसे बदल सकते हो, उसमें परिवर्तन कर सकते हो, वो चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखना, जैसे यहाँ पर है रंग, लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी। अगर विद्यार्थियों ने ये 5 रंग सिलेक्ट किए तो ये 5 ही रंग आएंगे यहाँ पर, इन्हें आप बदल नहीं सकते। सिलेक्ट हो गए। अब लाल रंग है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या है, स्थिर है। इसे आप कहाँ लिखोगे, रंगों को यहाँ पर लिखोगे, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। और जो विद्यार्थियों की संख्या ने ये बदल सकती है। अगर किसी विद्यार्थी का मन बदल गया कि मुझे लाल रंग पसंद करना है, जैसे ये हरे रंग वाले विद्यार्थियों ने पसंद कर लिया लाल रंग, हमें भी लाल रंग पसंद है, तो इन 43 की जगह इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी। जैसे 10 विद्यार्थियों ने बदल लिया अपना मन, तो 43 की जगह कितने हुए, 53। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या चेंज हो सकती है। इसे एक और मेथड से समझना कि जब आपको 2 चीज़ें दी हो, एक तो संख्या और एक कोई नाम दिया है, एक संख्या और उससे संबंधित कोई नाम दिया है, तो जो संख्याएं होती है ना वो आती है इस लाइन पर, सीधी लाइन के ऊपर, खड़ी हुई लाइन पर, और जो नाम है ना वो कहाँ पर आते हैं, नीचे वाली लाइन पर आते हैं, ठीक है। तो मैं ये नाम है ये यहाँ पर लिख देता हूँ, गैप देना है थोड़ा थोड़ा। आपको ग्राफ पता है सभी को, ग्राफ के अंदर एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर का। तो हमेशा 1 सेंटीमीटर का गैप रखोगे हर एक के बीच में, ठीक है। तो मैं कलर यहाँ पर लिख देता हूँ लाल, फिर है हरा, नीला, पीला और नारंगी, ठीक है। यहाँ पर ये है क्या, ये है मनपसंद रंग। ये क्या है, आपके मनपसंद रंग। तो नीचे मैं लिख सकता हूँ, इस लाइन पर क्या है, आपके कलर आए हैं। कलर कहाँ से कहाँ तक है, इस से इस तरफ है, बाईं से दाईं तरफ है। जहाँ पर कलर जा रहे हैं ना उस तरफ तीर का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर क्या है, कलर है। इधर क्या आएगा, विद्यार्थियों की संख्या। अब विद्यार्थियों की संख्या बदलती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी संख्या होती है ना उन्हें एक उचित स्केल, एक पैमाना लेते हैं। स्केल क्या होता है, ग्राफ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्केल लेना, ये आपको आना चाहिए। ये अभी भी आपके काम आएगा, आगे आने वाली क्लासेस में आपके काम आएगा। स्केल क्या लूँगा मैं, यहाँ पर देखोगे सबसे छोटी संख्या क्या है, 19, और सबसे बड़ी क्या है, 55। तो मान के चलो आपको क्या है, जो आंकड़े ना इनके बीच में लेके आने हैं, यानी कि इस जो यहाँ पर जो मैं संख्या लिखूंगा उसमें 19 भी आना चाहिए, उसमें 55 भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखना 0 से स्टार्ट किया,
अब 0 से ऐसा तो नहीं है मैं डायरेक्ट 19 लिख दूं, फिर 34 लिख दूं, फिर 43, फिर 49 और फिर 55 लिख दूं, ऐसा कभी नहीं होता। आपको जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है उस वो होता है एक स्केल, 1 सेंटीमीटर एक पैमाने के बराबर होता है। वो हमेशा कितना लेना है, एक देख के लेना है, उचित तरीके से लेना है। इनको देख कर आप ले सकते हो। जैसे मैंने अगर मान लो कि मैं 0 से 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है वो 10 का पैमाना ले लेता हूँ, 10 इकाई का पैमाना लेता हूँ, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो मैं क्या लिखूँगा, मान लीजिए यहाँ से आ गया 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये मान लीजिए 10 है। अब अगला सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर, ये कितना हो गया 20, 30, 40, 50, हमें चाहिए 55 भी चाहिए, तो हम 50 से थोड़ा ऊपर जाएंगे, कहाँ तक, 60 तक। तो मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ, एक स्केल बराबर, एक स्केल क्या है, 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। स्केल क्या है आपका, एक इकाई बराबर 10 विद्यार्थी, ये आपका स्केल है। 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हैं, 10 विद्यार्थी, 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दंड का मतलब होता है एक बिल्डिंग बनाना, एक ऐसे ब्लॉक होता है, एक ऐसा ये बनाना, ये होता है दंड, ठीक है। कैसे बनाना है देखना, लाल कलर है वो कितने विद्यार्थियों ने पसंद किया, 43। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर 43 तो है नहीं, यहाँ पर 40 और 50 है। तो 40 के ऊपर जाओगे, 1 सेंटीमीटर में जो 10 छोटे छोटे लाइनें होती हैं, जैसे ऐसे करके 10 छोटी छोटी लाइनें होती है, तो 43 के ऊपर 3 लाइनों तक, मान लीजिए यहाँ पर है ये 43 है, तो इसके सामने जाऊँगा मैं, यहाँ तक एक लाइन खींचूँगा और इसको इससे मिला दूँगा। ये क्या बन गया, एक बिल्डिंग बन गई जिसे हम कहते हैं दंड। ये हो गया लाल कलर। लाल कलर के कितने विद्यार्थियों को पसंद है, 43 विद्यार्थियों को। यहाँ पर लिख सकते हो आप 43, इसके अंदर लिख सकते हो 43, ठीक है। फिर हरा, हरा कितने विद्यार्थियों को पसंद है, 19। 19 कहाँ आएगा, 20 से 1 कम, तो मान लीजिए ये 19 है, यहाँ पर जाओगे ये क्या है, 19। और ध्यान रखना 2 बिल्डिंग के बीच में गैप होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, जो आपको ग्राफ में दिया रहता है। इनको कभी भी है ना कम नहीं करना, ठीक है। फिर है नीला। नीला कितने विद्यार्थियों को पसंद है, 55। तो नीला कहाँ पर आएगा, ये मान लीजिए ये 55 है, यहाँ पर आएगा। कितना है ये, 55। इसी प्रकार से पीला कितने लोगों को पसंद है, 49। तो 49 कहाँ आएगा, 50 से 1 कम, मान लीजिए ये है, तो इसके अंदर लिख सकते हो क्या है, ये 49 विद्यार्थियों को है पसंद। फिर है नारंगी, 34, 30 और इसके थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, ये मान लो ये 34 है, ये आपका नारंगी। तो ये जो बिल्डिंग बनाती हो ना, ये होता है दंड, और ये ग्राफ हो गया, तो इसे कहते हैं दंड आलेख। आपको 2 चीज़ें दी होंगी, एक आपको जो नाम है या फिर शब्दों में दिया होगा उसे कहाँ लिखेंगे, इस नीचे वाली लाइन पर लिखेंगे, और जो आपको नंबर दिए होंगे, जो संख्या दी है, उसे कहाँ लिखेंगे, इस खड़ी लाइन के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो लाल रंग है वो कितने विद्यार्थियों को पसंद है, 43। तो 43 के ऊपर मैंने एक यहाँ पर बिल्डिंग बना दी, बॉक्स बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर लिख दिया 43, 19, 55, 49, 34, ताकि आपको क्या पता चल जाए किसको कितने विद्यार्थियों के हिसाब से पसंद है। अब प्रश्न पूछा है, कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है, सबसे अधिक पसंद, कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद है, देख के बता सकते हो। जिसकी बिल्डिंग सबसे ऊपर है 55, तो नीला रंग क्या है, सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। इसी प्रकार आपको पूछा है सबसे कम पसंद, सबसे कम पसंद, सबसे कम पसंद किसका होगा, हरा रंग। 19 लोगों ने पसंद किया, 19 विद्यार्थियों ने पसंद किया, तो यहाँ पर आएगा हरा रंग। एक और प्रश्न है, कुल कितने रंग है, वे क्या है। कुल रंग 5 है, और वो है क्या क्या देखना, लाल,
हरा, नीला, पीला और नारंगी। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। आपको एक टेबल दी होगी, ग्राफ बनाना है, या फिर ग्राफ भी दे सकता है, उसके ऊपर क्या आपको क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ को देखकर आप उन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इससे सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा और कहीं। तो ये दंड आरेख आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।